आप भले ही लाइफ में आज किसी भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो सकता है आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है आपके काम में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके स्कूल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप उन सारे प्रॉब्लम से डील करना सीख जाओगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे रख सकते हो, उन पे काबू कैसे रख सकते हो। अगर आपने कभी लाइफ में पॉज करके नोटिस किया ना, तो आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप लाइफ में जितनी भी सारी चीजें फेस कर रहे हो वो कुछ भी नहीं बट एक इमोशनल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स अ सर्टेन सिचुएशन। समझे नहीं तो मैं समझाता हूँ, एग्जांपल के साथ समझो। मान लो आपका कभी किसी से कोई झगड़ा हो गया, अब आपको लग रहा है कि वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, दैट इज नथिंग बट एन इमोशनल रिस्पॉन्स जिसमें एंगर शामिल है। मान लो आपने जॉब में कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, या फिर कभी एग्जाम आने वाली है और आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं हो। अब अगर देखा जाए तो ये भी लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज येट अगेन एन इमोशनल रिस्पॉन्स जिसमें फियर शामिल है। ठीक इसी तरह हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, सरप्राइज, जॉय, डिस्गस्ट, लव, हेट, जेलसी, प्राइड, ये सारे के सारे डे टू डे रिस्पॉन्सेस है जो आपकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। और अगर आज आपने लाइफ में इन चीजों पे कंट्रोल करना नहीं सीखा तो हो सकता है आप इसे कभी भी ना सीख पाओ और आप बस इन इमोशंस पे नाचने वाली एक कठपुतली बन के रह जाओ। इसीलिए ये वीडियो आज आपको जरूर देखनी चाहिए, भले ही आप एक स्टूडेंट हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल। देखो, बड़ी क्लियर सी बात है, जितने भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें ये चीज अच्छे से पता है कि वैभव भाई कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, वो सीधा अपने पॉइंट को एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, और वही चीज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फटाफट से एक नोटबुक और पेन लेके आ जाओ एंड लर्न विथ मी हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। टेक्निक नंबर 1, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। अब कॉग्निटिव टेक्निक ना एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसमें आप हर उस एक नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करते हो जो आपके दिमाग में आता है, एंड फिर उसे सोच समझ के रिप्लेस करते हो एक बैलेंस्ड और एक कंस्ट्रक्टिव थॉट से। ये आपके ब्रेन पे जो इमोशनल इंपैक्ट होता है ना, या फिर आपके ब्रेन पे जो बार बार पैटर्न्स डेवलप हो चुके हैं नेगेटिव थिंकिंग के, उन्हें काउंटर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अगर आपने इस नेगेटिव थिंकिंग को ही हटा दिया ना, तो आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स यही पे सॉल्व हो जाते हैं। अब इसे करने के ना 4 बेसिक स्टेप है और वो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसे कोई भी फॉलो कर सकता है। स्टेप नंबर 1, आपको सबसे पहले आपके नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करना है। आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है आपको सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। यानी फॉर एग्जांपल मान लो अगर मुझे कभी कोई प्रेजेंटेशन देने जाना है और मुझे अंदर से ही लग रहा है कि भाई मैं ये कर नहीं पाऊंगा, मुझे डर लग रहा है इस चीज को करने से, क्या मैं इतने सारे लोगों के आगे बोल पाऊंगा, अगर मैंने फंबल मार दिया तो क्या होगा। ये जो आपके दिमाग में जो सिंपल सा थॉट है ना, वो फियर और एंजाइटी, ये दोनों इमोशंस को बहुत हेविली ट्रिगर करता है। आप नोटिस करोगे आपको डर लगने लग जाता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में रहो तो सबसे पहले ऐसे थॉट्स को पहचानना सीखो, क्योंकि लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक आप उसे पहचानोगे नहीं तब तक आप उसका सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाओगे। तो स्टेप नंबर 1 हुआ आइडेंटिफाइंग द नेगेटिव थॉट। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पे, विच इज चैलेंज दैट नेगेटिव थॉट। अब एक बार आपको आपका नेगेटिव थॉट मिल गया ना, तो उसके बाद आपको उसकी वैलिडिटी को चैलेंज करना है। आपको बस खुद से 1-2 सवाल पूछने हैं कि क्या ये जो थॉट मेरे दिमाग में आया है, क्या वो फैक्ट बेस्ड है या फिर एक अजम्पशन बेस्ड। अभी रेफरेंस के लिए वो प्रेजेंटेशन वाला एग्जांपल ही ले लो। खुद से बस आपको एक सवाल ही पूछना है कि क्या कभी मैंने पास्ट में कोई प्रेजेंटेशन देते वक्त मैसअप किया है, या फिर जब भी मैंने पिछली बार कभी किसी से बात की थी या फिर किसी के सामने प्रेजेंटेशन दिया था, तब उस मोमेंट पे लोगों का या फिर ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा था। और इस प्रोसेस में ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रियलाइज होगी कि आपका दिमाग बहुत बार एक वर्स्ट के सिनेरियो को ही पकड़ के बैठता है। आपके लाइफ में 8 बार आपने अच्छी प्रेजेंटेशन दी होगी, लेकिन आपका दिमाग वापस से वो 2 बार जब आपने गलतियां की थी उसी चीज को पकड़ के बैठता है। ऐसे मोमेंट पे ना खुद को और एक क्वेश्चन पूछो कि आज की प्रेजेंटेशन में अगर मैंने वापस से मैसअप कर दिया तो क्या इससे मेरी पूरी लाइफ अफेक्ट हो जाएगी। क्या ये प्रेजेंटेशन या फिर स्पीच ही मेरे लाइफ का पूरा पार्ट डिसाइड कर रही है कि ये फेल हो गया तो आगे मेरे लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा मैं। आपको इस सवाल का जवाब हमेशा ना ही मिलेगा। यही चीज आपको लाइफ के हर उस सिचुएशन में करनी है जहां पे भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अब इसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है, विच इज नोन एज रीफ्रेमिंग योर थॉट्स। अब यहाँ पे ना आपको बस अपने खुद के थॉट्स को, अपने वर्ड्स को एक बार रीफ्रेम करना है। अब वो कैसे करना है, एग्जांपल के लिए जब आप पहले सोच रहे थे यार ये सिचुएशन में इस प्रेजेंटेशन को मैं तो दे ही नहीं पाऊंगा, ये प्रेजेंटेशन देना तो मुझे आता ही नहीं है, अगर गलती से मैंने कुछ गलत बोल दिया तो सब लोग मुझ पे हंसेंगे। अब इस सिंपल से थॉट को इस वर्ड से रीफ्रेम करो कि ठीक है भाई मैं आज नर्वस फील कर रहा हूँ, ठीक है अगर मुझे डर लग रहा है, बट मैंने ना इस प्रेजेंटेशन के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर किया है, और अगर बाय चांस कोई गलती हो भी जाए तो होने दो, मुझे उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जिसे मैं वापस आगे जाके लाइफ में कभी अप्लाई करूंगा। और फिर स्टेप नंबर 4 आती है जिसमें आपको इसे बार बार कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है। अब ये जो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग है वो काम क्यों
करता है? क्योंकि ये आपके ब्रेन की जो नेगेटिव साइकिल होती है उसे ब्रेक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपके लाइफ में जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है ना आज की डेट पे, वो सारी की सारी इसी नेगेटिव साइकिल की वजह से है। आप हर एक चीज को लाइफ में एक नेगेटिव चीज अटैच कर देते हो और फिर उसके आउटकम सोचते रहते हो कि भाई अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो जाएगा। कीप इन माइंड, कॉन्शियसली चेंज योर थॉट्स एंड दोज थॉट्स विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। और ये चीज हमेशा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होनी चाहिए, ना कि एक नेगेटिव डायरेक्शन में। एक थेरेपी होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT। ये एग्जैक्ट टेक्निक उसमें बहुत ज्यादा यूज की जाती है और इस पे हुई रिसर्च ने बार बार इस चीज को प्रूव किया है कि इस थेरेपी से आपकी एंजाइटी, आपका डर, आपका डिप्रेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कम हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक पे, विच इज इमोशनल रेगुलेशन और लेबलिंग योर इमोशंस। अब इमोशनल रेगुलेशन ना एक टेक्निक नहीं बट ये एक स्किल है जहाँ पे आप अपने इमोशन को मैनेज करना सीखते हो और उसके साथ साथ उसे रिस्पॉन्ड कैसे करना है वो भी सीखते हो। अब इसमें ना बड़ी सिंपल सी चीज होती है, जब भी आपके दिमाग में कोई इमोशन आए, कोई भी इमोशनल रिस्पॉन्स आए, तब आपको बस उसे लेबल कर देना है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, अगर मैंने कोई गुस्से में कोई चीज कही तो मुझे बस दिमाग में, थॉट में अपने उसे लेबल करना है कि दिस वॉज एंगर। अगर मैं कभी डर गया हूं तो मुझे बस उसे लेबल करना है एज फियर। अब इस सिंपल से स्किल से होगा क्या ना, आप उस इमोशनल सिचुएशन के बारे में कंप्लीटली अवेयर रहोगे हर पल, हर मोमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कभी गुस्सा आ गया तो मुझे पता है कि मुझे गुस्सा आया है, मैंने उसको लेबल किया एज एंगर। जब आप एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेटली मेजर करते हो अपनी इमोशंस और आप उनके बारे में अवेयर हो तो आपका उन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। आप हड़बड़ी में कभी कुछ ऐसी चीज नहीं करते जो आप बाद में जाके रिग्रेट करो। अब इस स्किल को सीखने के 5 सिंपल स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, अपनी इमोशनल अवेयरनेस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बढ़ाओ। इमेजिन करो आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हो और आपका बॉस आप पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको ऐसी वैसी बातें कह रहा है जो आपको बहुत ज्यादा चुभ रही है। अब ऐसे मोमेंट पे आपका रिस्पॉन्स एकदम गुस्से वाला रहा तो हो सकता है आपकी वहां पे जॉब भी चली जाए। तो ऐसी सिचुएशन में ना एक स्टेप पीछे लेके बस अवेयर हो जाओ कि आपके दिमाग में उस टाइम पे कौन सी इमोशन ट्रिगर हो रही है। इफ दैट इज एंगर, लेबल इट एज एंगर, एंड इफ दैट इज फियर, लेबल इट एज फियर। इन फीलिंग्स को ना कभी इग्नोर मत करना। आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो एक दिन आप ऐसे ही बेड पे बैठे बैठे सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से आपको आपके स्कूल फ्रेंड की फोटो दिख जाती है और अब आप देख पा रहे हो कि उसने लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ लिया है, उसके पास एक महंगी गाड़ी है, बड़ा घर है और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके पास नहीं है। अब ऐसे मोमेंट पे ना जेलेसी और सैडनेस एक ऐसा इमोशन है जो सबके दिमाग में ही ट्रिगर होता है। अगर आप इस चीज को, इस इमोशन को अपने मन में रखोगे तो आपको लगेगा कि आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे, आप लाइफ में कितने बड़े फेलियर हो। उससे अच्छा इस इमोशन को अवेयर होके वही के वही लेबल कर दो दैट दिस वाज जेलेसी एंड दिस ट्रिगर्ड सैडनेस इन माय हेड। अब इसमें स्टेप नंबर 2 आता है अपनी फीलिंग्स को वैलिडेट करना। अब वैलिडेट करना यानी खुद को बस दिलासा देना कि हाँ भाई ठीक है, ये एक नेचुरल इमोशन है, ये सबके दिमाग में आता है, इसमें कुछ सही या फिर कुछ गलत नहीं है। एक्सेप्ट करो इस चीज को कि अगर आपका बॉस आपको चिल्ला रहा है तो उसमें गुस्सा आना जायज है, या फिर अगर आपका बचपन का दोस्त जो आपके साथ स्कूल में पढ़ता था अगर वो लाइफ में कुछ बड़ी चीज कर रहा है तो उस पे जेलस होना भी एक कॉमन चीज है। हर एक ह्यूमन में ये इमोशन आते ही है। अब इस चीज को कनेक्ट करो स्टेप नंबर 3 से, विच इज रिफ्लेक्टिंग अपॉन दैट इमोशन। अब रिफ्लेक्ट करना यानी उस प्रॉब्लम के, उस इमोशन के अंडरलाइंग सारी चीजों को देखना। यानी एग्जांपल के लिए जब आपके बॉस ने आप पे चिल्लाया तो आपको इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आया? हो सकता है आपने उस प्रोजेक्ट पे बहुत ही मेहनत से काम किया हो सकता है आपने उसमें दिन रात लगा दिए हो और फिर भी जब सामने से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो ये होना जायज है। हो सकता है जब आपने अपने दोस्त को सोशल मीडिया पे देखा और उसकी अच्छी लाइफस्टाइल देखी तो आप बस वो चकाचौंध देख रहे थे। आपने इस चीज को नहीं देखा कि अभी मेरे लाइफ में क्या स्ट्रगल चल रहा है। आपने इस चीज को नोटिस ही नहीं किया कि आपको उसकी ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल देख के इतना ज्यादा दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आपके लाइफ में आज के मोमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। क्योंकि बेसिक ह्यूमन नेचर है यार, जब भी हम किसी की एकदम चकाचौंध वाली लाइफस्टाइल देखते हैं तब हमें खुद को ना अपनी खुद की स्ट्रगल से दिखाई देती है कि भाई मैं तो अभी 2 व्हीलर पे घूम रहा हूँ, ये बंदा 4 व्हीलर में घूम रहा है, मैं तो इतने छोटे घर में रहता हूँ, ये इतने बड़े घर में रह रहा है। अब इस स्किल को सीखने की लास्ट स्टेप आती है और ये एक गेम चेंजर हो सकता है। आपको इन सारे के सारे इमोशंस पे जिन पे आपने लेबल लगाया उन पे आपको एक कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स डिसाइड करना है। अब उस मीटिंग वाले केस में कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि आप अपने बॉस को जाके पर्सनली मिलो और उनसे समझ के लो कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या थी और कहां पे थी। उनसे जाके डिटेल्ड फीडबैक मांगो ताकि आप वापस से वो सारी प्रॉब्लम्स रिपीट ना कर पाओ। और अपने दोस्त का सोशल मीडिया देख के उससे जेलस होने वाली केस में आप ये चीज कर सकते हो कि उससे एज अ मोटिवेशन लो। आप इधर यहाँ पे 2 चीजें कर सकते हो, या तो आप अपने सोशल मीडिया का यूसेज ही कम कर दो ताकि आपको ऐसी सारी चीजें दिखे ही ना जो आपको ट्रिगर करती है, या फिर आप इस दूसरे केस में उसे एज अ मोटिवेशन ले सकते हो कि भाई अगर मेरे स्कूल में पढ़ने वाला, मेरे साथ बैठने वाला बंदा अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी खुद की पोटेंशियल
पोटेंशियल काफी अच्छे से पता है और मुझे पता है कि मैं इस स्ट्रगलिंग लाइफ के लिए नहीं बना हूं। आप एक साइंटिफिक रीजनिंग के साथ समझते हैं कि ये लेबलिंग वाला स्किल इतने अच्छे से क्यों काम करता है आपकी इमोशन को कंट्रोल करने में। ये आपके ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। अब यही वो पार्ट है आपके ब्रेन का जो रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। अब जब भी आपके ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके एमिगडाला पे, विच इज इमोशनल कंट्रोल सेंटर ऑफ द ब्रेन, और ये चीज सीधा अफेक्ट करेगी उस इमोशनल रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी को। ये जो भी सारी बातें मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, उन्हें जब तक आप ट्राई करके नहीं देखोगे ना, तब तक आपको एक्चुअली में पता ही नहीं चलेगा कि ये कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल चीजें हैं। तो अगर मेरे लिए कुछ एक चीज कर सकते हो तो इन्हें डे टू डे लाइफ में यूज करने की आदत डालना अभी से शुरू कर दो। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट टेक्निक पे, विच इज एक्सपोजर थेरेपी। लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वहां पे जाके फॉलो कर देना। मेरी डे टू डे लाइफ की सारी पर्सनल अपडेट जो रहती है या फिर आपसे बात करना जो होता है वो मैं वहीं पे स्टोरीज में करता हूँ। तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @webofkarnarofficial। तो मेक श्योर आप आज के आज इसे फॉलो जरूर करना। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, एक्सपोजर थेरेपी। अब एक्सपोजर थेरेपी भी ना एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिससे आप में से कोई भी इंसान यूज कर सकता है अपने फियर पे कंट्रोल पाने के लिए। अब इसका ना बड़ा सिंपल सा फंडा है, किसी भी इंसान को उसके फियर से धीरे धीरे एक्सपोज कराते जाओ। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा ग्रेजुअल और स्लो होनी चाहिए और एक कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए। और जब आप ये चीज करते हो ना तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसी भी इंसान की एंग्जाइटी और उसका फियर रिस्पॉन्स कम हो जाता है उन चीजों को लेके जिनसे वो पहले डरता था। और इस प्रोसेस को कहा जाता है डीसेंसिटाइजेशन। अब इस टेक्निक का एंड गोल क्या होता है कि आप अपनी लाइफ को और ज्यादा कॉन्फिडेंटली जियो और आप बिना किसी डर के जियो। अब इस चीज को करने के 3 सिंपल से स्टेप्स है। पहले स्टेप में आपको आपके फियर को आइडेंटिफाई करना है। याद रखना, जितने भी टेक्निक्स या फिर जितने भी स्किल्स मैंने आज आपको बताए हैं उनमें ये पहला स्टेप हमेशा कॉमन रहता है। सबसे पहले आपको खुद को समझना है कि आप किन चीजों से डरते हो सकता है कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता हो जिसे ग्लोसोफोबिया कहा जाता है। हो सकता है कोई इंसान हाइट से डरता हो जिसे एक्रोफोबिया कहा जाता है। हो सकता है किसी को प्लेन्स में बैठने से डर लगता हो जिसे एवियोफोबिया कहा जाता है। अब स्टेप 1 में तो आपने अपने फियर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब स्टेप 2 में आपको उसकी एक हायरार्की बनानी है जिसमें सबसे पहले आपको वो चीज रखनी है जिससे आप सबसे कम डरते हो और सबसे एंड में आपको वो चीज रखनी है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हो। जो मैं बात कर रहा हूँ आपको इतनी इजीली समझ में नहीं आएगी, इसलिए एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मान लो अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो आप इसकी हायरार्की कैसे क्रिएट करोगे। हायरार्की में सबसे टॉप पे यानी सबसे कम डर लगने वाली चीज में आएगा कि अपने दोस्तों से बात करना। अब उसके एग्जैक्टली नीचे एक और चीज आएगी जिससे आपको थोड़ा ज्यादा डर लगता है, विच कुड बी आंसरिंग इन अ क्लास या फिर किसी मीटिंग में किसी चीज का जवाब देना। अब उसके भी नीचे और एक चीज आ सकती है कि अपने दोस्तों के सामने, अपने क्लासमेट्स के सामने एक प्रेजेंटेशन देना। एंड लास्ट में आएगा द फाइनल बॉस, पब्लिक स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द होल ऑडियंस। ठीक इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे एक पब्लिक स्पीकिंग के डर को रैंक किया है, वैसे ही आपको अपने फोबिया को, अपने डर को रैंक करना है। और एक बार जब आप इन्हें रैंक कर दो तब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस टेक्निक, ग्रेजुअल एक्सपोजर। धीरे धीरे एक एक करके उन डर से खुद को एक्सपोज करना सीखो। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर मुझे डॉग्स से डर लगता है जिसे साइनोफोबिया भी कहा जाता है, तो सबसे पहले अगर मुझे उस डर को ओवरकम करना है तो मैं क्या करूंगा, खुद को डॉग्स की पिक्चर से एक्सपोज कराऊंगा। सुनने में बड़ा फनी लगता है लेकिन ये काम करता है। फिर हो सकता है उसके बाद मैं कोई डॉग्स की वीडियोस देखते बैठूं। अब उसके बाद हो सकता है कि मैं किसी डॉग को एक रियल लाइफ सिचुएशन में दूर से देखूं। अब इवेंचुअली ऐसा करते करते धीरे धीरे मैं एक एक स्टेप बढ़ाते जाऊंगा एंड फाइनली आई विल रीच अ स्टेज वेयर आई कैन पेट अ डॉग और इंटरैक्ट विद अ डॉग इन रियल लाइफ। क्योंकि धीरे धीरे जब आप उसकी लेवल बढ़ाते जाओगे ना तब आपके सेंसेस डीसेंसिटाइज हो जाएंगे, यानी यू वुड नो मोर बी अफ्रेड ऑफ दोस सेम सिचुएशंस अगेन। अब इसमें अगला स्टेप आता है विच इज स्टेइंग इन दोस सिचुएशंस दैट मेक यू अनकंफर्टेबल। मान लो अगर मुझे एक्रोफोबिया है यानी हाइट का डर है, तो मैं बालकनी में तब तक खड़ा रह के नीचे दिखता रहूंगा जब तक वो डर खत्म नहीं हो रहा है और मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा है। और हो सकता है आज मैं 4th फ्लोर से नीचे देख रहा हूँ, आगे जाके मैं 8th फ्लोर पे रहूं और उसके बाद एकदम टॉप फ्लोर पे रहूं। आपके माइंड को, आपके बॉडी को उस सिचुएशन से अडैप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसे टाइम देना सीखो। एंड लास्ट स्टेप में इस चीज को प्रैक्टिस करते रहो और इसे बार बार रिपीट करते रहो। ये काम इसलिए करती है क्योंकि ये आपके ब्रेन को रिवायर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जब आप खुद को बार बार ऐसे टफ सिचुएशंस में डाल रहे हो जहाँ पे आपको डर लगता है और जब आप अपनी खुद की आंखों से देखते हो कि इसका तो कोई नेगेटिव आउटकम आ ही नहीं रहा, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो रहा है यहाँ पे, तब आपका ब्रेन इस चीज को सीख जाता है कि भाई ये सिचुएशन इतनी भी डेंजरस नहीं है जितनी मुझे लग रही थी। और धीरे धीरे ये लर्निंग प्रोसेस उस फियर के रिस्पॉन्स को कम करती जाती है और आपका ब्रेन रिवायर हो जाता है। देखो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि इमोशंस आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये चीज कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप उनके हाथ में कंट्रोल दे रहे हो या फिर अपने हाथों में कंट्रोल ले रहे हो। आई रियली होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो इन दोनों वीडियोस को भी जाके जरूर चेकआउट करना। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।